नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ हम लोग आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये पूरा लेक्चर अध्याय 17 पे आधारित होगा। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और भी क्वेश्चन अध्याय 17 के हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा लेक्चर आने वाली यूपीजे परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 17 किन अपराधों की चर्चा करता है? तो इसमें सही आंसर होगा संपत्ति के विरुद्ध अपराध। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 17 जो है ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध की चर्चा करता है। इसमें 378 से लेकर 462 तक के सारी धाराओं को यहाँ पे कवर किया गया है, जो विभिन्न संपत्ति से संबंधित अपराधों को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है? और चोरी का आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा संपत्ति किसी प्रकार की हो सकती है। संपत्ति किसी प्रकार की हो सकती है, यह आवश्यक तत्व नहीं है। अब इसमें देखिए, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 378 है, ये सेक्शन 378 ये डिस्कस करता है कि चोरी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। इसमें जो 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो है कि संपत्ति का बेईमानीपूर्ण लेने का आशय होना चाहिए, ये पहला बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि संपत्ति चल होनी चाहिए, किसी प्रकार की नहीं, सिर्फ संपत्ति चल होनी चाहिए। तीसरा जो बताया गया है कि संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लिया जाना चाहिए, ये है। इसके अलावा दो और हैं, क्या है? पहला है संपत्ति दूसरे की सम्मति के बिना लिया जाना चाहिए, यानी उसकी कंसेंट इसमें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, संपत्ति को हटाया जाना चाहिए। तो ये 5 आवश्यक तत्व संपत्ति में चोरी के आवश्यक तत्व बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी सिद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है, इसमें सही होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य नहीं होता है, इसमें बेईमानीपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक चोरी का विषय में लागू नहीं होता है। इनमें से कौन सा चोरी के विषय में लागू नहीं होता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, यह संपत्ति दूसरे के स्वामित्व से हटाई गई होनी चाहिए। ये इसमें गलत है, ये चोरी के संबंध में लागू नहीं होता है। जो आवश्यक तत्व है कि संपत्ति चल होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, उसके कब्जे के बिना उसकी सहमति के हटाई जानी चाहिए, बेईमानीपूर्ण आशय से ली जानी चाहिए, और ऐसी वस्तु को हटाया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? ये यूपी पीसीएसजे 2016 में, इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएसजे प्री में 2015 में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा अचल संपत्ति। देखिए अचल संपत्ति की कभी भी चोरी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। संपत्ति चल यानी जंगम होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चोरी की परिभाषा के संबंध में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा चोरी की परिभाषा के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा उस व्यक्ति के स्वामित्व से हटाया जाना चाहिए। उस व्यक्ति के स्वामित्व से हटाया जाना चाहिए, यह सत्य नहीं है। उस व्यक्ति के स्वामित्व से हटाया जाना चाहिए उसकी सहमति के बिना। ठीक है। सही उत्तर बताइए, इनमें से चोरी का आवश्यक तत्व कौन सा है, यह आपको बताना है। चोरी का यह आवश्यक तत्व कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कोई चल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो। अगला है, अब ये इलास्ट्रेशन टाइप का दिया हुआ है। इलास्ट्रेशन कहाँ से है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दिया हुआ है, ए को बी ने चाय के लिए आमंत्रित किया। जब बी चाय बनाने के लिए रसोई में था, तब ए को मेज पे पड़ी एक सोने की अंगूठी मिली। ए उसे उठाता है और कुछ समय पश्चात बेईमानी से ले जाने के आशय से कमरे में कहीं और रख देता है, मतलब ले नहीं जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए ने चोरी का अपराध किया है। क्यों चोरी का अपराध किया है? क्योंकि देखिए ये दृष्टांत जा में दिया हुआ है। दृष्टांत जा में दिया हुआ है, जैसे ही मूवमेंट हो जाता है वो चोरी का आ जाता है। जैसे ही इस समस्या में ए जैसे ही अंगूठी को बेईमानीपूर्ण आशय से उठाता है, वैसे ही चोरी का अपराध कर देता है। उसका मूवमेंट जैसे ही कर देता है तो उसने अपराध कारित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ए बी की जमीन पर
बिना बी की सहमति से के आशय से इस नियत से पेड़ को काटता है कि वे उसे दूर ले जाए। ए ने कौन सा अपराध किया है? अब वो पेड़ काटता है, ले जाता है या नहीं ले जाता है वो अलग की चीज है, मगर उसने अपराध किया है नहीं किया है ये आपको बताना है। इसने चोरी का अपराध किया है। और कब किया है? जैसे ही उसने पेड़ को काट दिया, जमीन से काट के अलग कर दिया, तैसे ही उसने चोरी का अपराध किया है। अगला क्वेश्चन है, ए का जेड की पत्नी की सहमतिपूर्ण यौन संबंध, ए जेड की पत्नी से सहमतिपूर्ण यौन संबंध बनाता है। वह ए को मूल्यवान संपत्ति देती है जिसको ए जानता है कि उसके पति जेड की है, यानी जेड की संपत्ति को जेड की पत्नी ए को दे देती है बिना जेड की सहमति से। उसे देने के लिए जेड से कोई प्राधिकार उसकी पत्नी को नहीं मिला है। ए संपत्ति को बेईमानी से लेता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? तो देखिए, ए द्वारा निम्नलिखित में से चोरी का अपराध किया गया है। ये दृष्टांत रा में ये दिया गया है, दृष्टांत रा में इसको बताया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, या की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए हा के कब्जे से उसकी संपत्ति को का ले लेता है। का ने इनमें से कौन सा अपराध किया है? तो जहां पे भी सद्भावना आ जाएगा वहां पे चोरी नहीं होगी। चोरी के लिए बेईमानी पूर्ण आशय होना जरूरी है। यह दृष्टांत ता में दिया हुआ है। 378 की दृष्टांत ता में इसको दिया गया है। ये कई बार पूछा जा चुका है। एमपी पीसीएस जे सिविल जज में ये पूछा जा चुका है 2017। अगला है, आ चोरी करने के आशय से रात्रि में बा के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे में एक संदूक को निकाल के आंगन में ले जाता है। वहां उसको खोल के देखता है। खोलने के बाद उस संदूक में कोई भी ऐसी चीज उसको नहीं मिलती है जो उसे ले जाने योग्य हो। उस संदूक को वो वहीं छोड़ के चला जाता है। इस मामले में चोर किस चीज का अपराध, सॉरी ए आ किस चीज का अपराधी होगा ये आपको बताना है। तो आ जो है ये गृह अतिचार और चोरी के प्रयत्न इन दोनों का दोषी होगा। गृह अतिचार किस धारा में दिया हुआ है? गृह अतिचार दिया है 442, सेक्शन 442 में गृह अतिचार को बताया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा 378 चोरी का भी अपराध उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोरी का सही तत्व नहीं है। इनमें से चोरी का कौन सा सही तत्व नहीं है ये आपको बताना है। तो संपत्ति मालिक की संपत्ति के बिना ली जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, मालिक की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ए जेड की पत्नी से जेड की संपत्ति को ये जानते हुए कि जेड की सम्मति नहीं मिली है ले लेता है, तो भी वो चोरी का अपराध होता है। अगला क्वेश्चन है, आ और बा जो भारतीय वायुसेना कैडर हैं, जोधपुर के हवाई अड्डे से एक वायुयान कमांडेंट का प्राधिकार के बिना हटाते हैं और उसको पाकिस्तान की ओर ले जाते हैं। उनके द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? तो इसमें देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। चोरी का अपराध उनके द्वारा किया गया है। इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, KN मेहरा वर्सेस राजस्थान। KN मेहरा वर्सेस राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो अभियुक्त था ये वायुसेना, भारतीय वायुसेना के एक वायुयान को अनाधिकृत रूप से उड़ान भरने के लिए अपराधी ठहराया गया था। इसको चोरी के अपराध के लिए माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व इनमें से है। तो चोरी का आवश्यक तत्व कौन सा है? यह भी आपको कई बार बताया भी जा चुका है। चोरी का आवश्यक तत्व आशय होता है, इंटेंशन होनी चाहिए, बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी के मवेशी को इस उद्देश्य से ले जाता है कि वह बी को उसका ऋण लौटाने के लिए विवश कर सके। मतलब बी ने कुछ ऋण ए से ले रखा था और इस एवज में ए बी के मवेशी को इस उद्देश्य से ले जाता है कि वो बी का ऋण लौटा दे। ए ने इनमें से कौन सा अपराध किया है? इनमें से कभी कभी ये भी आ जाएगा इनमें से कोई अपराध नहीं किया है। तो ऐसे में आप लिखेंगे यहाँ पे कि ए ने चोरी का अपराध किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष के लिए कारावास का दंड का प्रावधान किया? यह आपको बताना है किस अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया है। तो यह है धारा
379। इसमें चोरी के दंड के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना, चोरी के लिए दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ए जो जेड का सेवक है और जिसे जेड अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है, जेड ने जेड की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी पूर्ण आशय से भाग गया। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो इजी क्वेश्चन है, ए ने चोरी का अपराध किया है। जो इतने क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये दृष्टांत ढाका है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपको इजी लग रहे होंगे, जब एग्जाम में आते हैं तो ये टेक्निकलिटीज लगते हैं कि कौन सा अपराध किया है, इसमें आपको कवर करना है। बेईमानी पूर्ण आशय जहां होगा वहां पे चोरी का अपराध लगेगा। अगला क्वेश्चन है, आ के आ बा के, यहां बा लिख लीजिए, आ बा के घर से उस पुस्तक को इस आशय से बिना उसकी सहमति के हटाता है कि यदि वह मित्र की तरह उसे वापस करने के लिए पुरस्कृत करेगा तो वह पुस्तक को वापस लौटा देगा। आ ने कौन सा अपराध किया है? तो आ ने अपराध किया है चोरी का, चोरी के लिए अपराध आ ने किया है। यह दृष्टांत धा में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आ जो कि बा की पत्नी का प्रेमी है, पत्नी से पति की बहुमूल्य संपत्ति को उपहार में प्राप्त कर लेता है, यह जानते हुए भी कि उसे उस संपत्ति को देने का प्राधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी है? तो आ देखिए चोरी का दोषी होगा, ठीक है ना, चोरी का दोषी होगा। अगला क्वेश्चन है, बी सोने की अंगूठी ए के कब्जे से ए की सम्मति के बिना इस आशय से लेता है कि जब तक ए कुछ धन बी को नहीं देता बी की अंगूठी ए को वापस नहीं लौटाएगा। बी ने कौन सा अपराध किया है? तो दोस्तों बी दोषी होगा चोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए द्वारा बी की भूमि में खड़ा वृक्ष बेईमानी पूर्ण बी के आधिपत्य से हटाने के आशय से बी की सम्मति के बिना काटा जाता है। ए ने कौन सा अपराध इनमें से किया है? तो ए ने चोरी का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी अपराध है, चोरी किस तरीके का अपराध है? तो चोरी चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। ए एक कर्ज देने वाला बी, यानी जो बी है कर्जदाता की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उस पर ऋण के भुगतान के लिए दबाव बनाने के आशय से बी के कब्जे से ले लेता है। अब ए किस चीज का दोषी होगा यहां पे आपको बताना है, तो ए जो है ये चोरी के लिए दोषी है। अगला क्वेश्चन है, वाई को एक्स का उधार देना था, वाई का बैल झरने के पास चल रहा था, एक्स उसे हटाकर ले गया और अपने घर में बांध दिया। जब वाई उससे बैल छोड़ने के लिए कहा तो एक्स का कहना था कि वह बैल को तभी छोड़ेगा जब उसके धन का भुगतान कर देगा। यहाँ पे एक्स कौन चीज का दोषी है ये आपको बताना है, तो एक्स जो है ये चोरी का दोषी होगा, ये चोरी का दोषी होगा, ठीक है ना। ये इसमें एक वाद था श्री चरण चुग्गो, श्री चरण चुग्गो का वाद था, इसमें ही ये केस हुआ था, ये फैक्ट उसी का है, ठीक है ना। हालांकि ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कब्जे के आवश्यक तत्वों पर निम्नलिखित में से किस दृष्टांत में प्रकाश डाला गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टांत के बारे में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें दिया हुआ है CDEF, इसमें जो आवश्यक तत्व बताए गए हैं, जो कब्जे पे आवश्यक तत्व उसके बारे में बताया गया है दृष्टांत में। अगला क्वेश्चन है, का सद्भाव में या की संपत्ति को अपना समझकर खा के कब्जे से ले लेता है। का दोषी है, किस चीज के लिए दोषी है? तो यहाँ पे भी सद्भाव आ जाएगा, वो किसी प्रकार के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, ठीक है। ये दृष्टांत ता में दिया हुआ है। सेक्शन ये जरूर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 378 के ही मैं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी और उद्यापन के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए सही है? चोरी और उद्यापन के यानी एक्सटॉर्शन के बीच में कौन सा जो एक है ये
डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि चोरी जंगम संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाने के लिए होती है, जबकि उद्यापन जो होता है उद्यापित चीज को परिदत्त किया जाता है, उद्यापित चीज को परिदत्त किया जाता है। अब देखिए उद्यापन जो दिया हुआ है, उद्यापन दिया हुआ है 383 में और चोरी दी हुई है 378 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उद्यापन जो है ये उद्यापित चीज को परिदत्त करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से दिया जाता है, ये उद्यापन का आवश्यकता। अब दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 379 में कौन व्यक्ति अपनी संपत्ति के चोरी के लिए उत्तरदायी हो सकता है जब उसने संपत्ति अन्य को दे दी हो, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा निक्षेप दान मरम्मत एवं प्रयोग हेतु। ये 378 के टा में दिया हुआ दृष्टांत है और इसके अलावा इया में भी इस टाइप का दृष्टांत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुकान से एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय अपराध है। ये जो चोरी करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ये आपको पता होना चाहिए। ये धारा है 380। 380 के अंतर्गत 7 वर्ष तक का कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं। इस धारा के अंतर्गत गृह निवास आदि में चोरी करने के अपराध के विषय में उपबंध किया गया है, जिसमें उस स्थान को शामिल किया गया है जो संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाया गया है। इसके अंतर्गत कोई दुकान भी आती है। अगला क्वेश्चन है बा की कब्जाधीन संपत्ति पर आ चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे बा द्वारा उसके प्रतिरोध किए जाने पर बा को उपहत करने के लिए उसने अपने पास, इस उद्देश्य से उसने अपने पास रखा था। हालांकि उसको निकाला नहीं निकाला मैटर नहीं करता। आ द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये किया गया है दोस्तों धारा 382 के अंतर्गत। धारा 382 में चोरी के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी किए जाने के अपने दंड का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आ बा को घोर उपाधि कारित करने के भय में डालकर पैमानी से बा को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे आ को परिदत्त कर दे। बा उस कागज पे हस्ताक्षर करके उसे आ को परिदत्त कर देता है। आ ने कौन सा अपराध किया है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, आ ने जो है एक्सटॉर्शन का अपराध किया है, ठीक है ना। उद्यापन, उद्यापन का अपराध किया है। ये दृष्टांत कहाँ में दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आशय क्षति के भय में डालकर कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हस्ताक्षरित करने के लिए या मुद्रांकित करने के लिए मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित कर सकता है और उसे इस आशय से जो बेईमानीपूर्ण होना चाहिए उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है, माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आ गा को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से गा को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे आ को परिदत्त कर। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज है, बस यहाँ मुद्रा बढ़ा दिया गया है, तो ये एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है उद्यापन का अपराध निम्नलिखित में से किसके विषय में नहीं किया जा सकता। उद्यापन का किसके विषय में नहीं किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो उद्यापन का अपराध कभी भी स्थावर संपत्ति के विषय में नहीं किया जाएगा। धारा 383 में परिभाषित किया गया है कि उद्यापन का अपराध गठन करने के लिए संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का तत्काल परिदत्त किया जाना आवश्यक होता है, ठीक है ना, जो तुरंत ही परिदत्त की जा सके। क्योंकि स्थावर संपत्ति में ऐसा संभव नहीं है, कोई किसी का घर तो तुरंत लिखा नहीं लेगा, मतलब ऐसा नहीं घर उठा के ले जाएगा, लिखा लेगा, मगर जो कागज रहेंगे वो उसको देगा ना। अगर कोई ऐसी संपत्ति हो जो अचल हो, वो संपत्ति को उद्यापन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, का या धमकी देता है कि यदि या उसको धन नहीं दिया तो या के बारे में मानहानि कारक लेख को प्रकाशित करे। इस प्रकार का जो है या को धन देने के लिए उत्प्रेरित करता है। का ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है, तो ये उद्यापन का अपराध किया है, ठीक है ना। का जो है उद्यापन का अपराध किया है। अगला क्वेश्चन है
आ या कहकर कि तुम्हारा बच्चा हमारे गिरोह के हाथों में है। यदि तुमने, डायलॉग नहीं लग रहा है, यह कह के कि तुम्हारा बच्चा हमारे गिरोह के हाथों में है, यदि तुमने हमें रुपए 10,000 की राशि नहीं भेजी तो उसे मार दिया जाएगा। का से संपत्ति प्राप्त कर लेता है, उसके कृत्य को किस कोटि में रखा जाएगा, तो ये क्लियरली पता चल रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का है, उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन के बारे में यहाँ बताया गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, और अच्छे से इस सबको तैयार करते रहिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर ऑल, बाय बाय, थैंक यू।